हेलो विद्यार्थी मित्रों, आज हम 11वीं कक्षा का अर्थशास्त्र में दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है मूलभूत ख्याल और संकल्पनाएं। हम देखेंगे इस चैप्टर में कि कीमत और मूल्य दोनों में क्या अंतर है, मूल्य की उपयोगिता क्या होती है, विनिमय मूल्य किसे कहते हैं, वस्तुएं और उनकी सेवाएं क्या होती है, वस्तुओं के प्रकार कौन कौन से होते हैं, संपत्ति का अर्थ जानेंगे, व्यापार चक्र के बारे में जानेंगे, उत्पादन साधन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रस्तावना। मानव के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन अर्थशास्त्र में होता है। अर्थशास्त्र के अध्ययन की शुरुआत में कई आधारभूत ख्याल और उसका विस्तृत अर्थ समझ लेना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है, क्योंकि ये ख्याल बार बार उपयोग में आते हैं। शुरुआती दौरे में ही इन शब्दों के अर्थ और मूलभूत ख्यालों की स्पष्ट समझ प्राप्त कर लेने से अर्थशास्त्र का शेष अध्ययन आसान हो जाता है और इसे आसानी से समझ सकते हैं। इस प्रकरण में हम वस्तु और सेवा और साधन के बारे में, कीमत और मूल्य का अर्थ, इन दोनों में अंतर, संपत्ति और कल्याण, व्यापार चक्र के संदर्भ में प्राथमिक जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हम कीमत और मूल्य। दैनिक व्यवहारिक जीवन में हम कीमत और मूल्य को लगभग पर्यायवाची शब्द के रूप में ही जानते हैं। यह वस्तु कैसी है, मूल्यवान है, यह वस्तु कीमती है, हम ऐसा कह देते हैं। इसकी कीमत अधिक है इत्यादि वाक्यों में कीमत और मूल्य को लगभग पर्यायवाची शब्द हम लोगों ने बना दिया है, लेकिन अर्थशास्त्र के अध्ययन में उसे अलग अर्थ में समझना आवश्यक है। मूल्य, कीमत और मूल्य का अलग से स्पष्ट अर्थ समझने से पहले पूर्व मूल्य का अर्थ जानना आवश्यक है। व्यवहार में मूल्य को दो तरह से देखा जाता है, एक तो है उपयोगिता मूल्य और दूसरा है विनिमय मूल्य। उपयोगिता मूल्य दर्शाता है कि वस्तु मानव जीवन के लिए कितनी उपयोगी है, जैसे कि सूर्य प्रकाश, पानी, खुराक, हवा इत्यादि। ये सभी का उपयोगिता मूल्य खूब अधिक है, क्योंकि इन वस्तुओं के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। दूसरा है विनिमय मूल्य। वस्तु या सेवा देकर उसके बदले में अन्य वस्तु या सेवा प्राप्त करना हो तो एक वस्तु के बदले में अन्य वस्तु की कितनी इकाई मिलेगी, यह संभवित वस्तु का विनिमय मूल्य दर्शाता है। जैसे गेहूं के बदले में कितना चावल मिलेगा, यह गेहूं का विनिमय मूल्य दर्शाता है। उपयोगिता मूल्य और विनिमय मूल्य के बीच हम लोग अभी अंतर को देखेंगे कि वस्तु का उपयोगिता मूल्य हो तो उसका विनिमय मूल्य होगा ही, ऐसा नहीं कहा जा सकता है, किंतु जिसका विनिमय मूल्य है उस वस्तु का उपयोगिता मूल्य निश्चित है। उपयोगिता है उस पर किसी भी व्यक्ति या पीढ़ी का कोई नियंत्रण न हो तो ऐसी वस्तुओं का विनिमय मूल्य अत्यंत नीचा रहता है, मतलब कि कम रहता है। जैसे सूर्य प्रकाश, हवा, पानी इत्यादि। जिन वस्तुओं की कमी हो, पूर्ति पर बहुत कम लोगों का नियंत्रण हो, तो उस वस्तु का उपयोगिता मूल्य कम होने की बजाय कैसा होगा, ऊंचा होगा, मतलब अधिक होगा। जैसे सोना, चांदी, हीरा, इनकी कीमत कैसी होती है, अधिक होती है। इन वस्तु की कमी होने के कारण उनका विनिमय मूल्य बहुत ज़्यादा होता है। यह बात हमें याद रखना ज़रूरी है कि एक समय और स्थान पर जिसका विनिमय मूल्य कम हो उसका अन्य स्थान और समय पर विनिमय मूल्य ऊंचा हो सकता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि एक जगह पर वह वस्तु उपलब्ध हो और दूसरी जगह पर उपलब्ध न हो, या फिर एक जगह पर अधिक मात्रा में उपलब्ध हो और दूसरी जगह पर कम मात्रा में उपलब्ध हो। जैसे कि देखो, पानी का विनिमय मूल्य 0 था, किंतु शुद्ध पानी की कमी के कारण उसका विनिमय मूल्य क्या हो गया, बढ़ गया। उपयोगिता मूल्य और विनिमय मूल्य के अर्थ में रहे अंतर को जानने के बाद इस बात को ध्यान में रखना अत्यंत आवश्यक है कि अर्थशास्त्र में जहाँ जहाँ मूल्य शब्द का उपयोग हुआ हो
वह विनिमय मूल्य के संदर्भ में ही उपयोग में लिया है ऐसा मानना चाहिए। इसलिए अर्थशास्त्र के अध्ययन में मूल्य शब्द का अर्थ एक वस्तु के बदले में अन्य वस्तु की कितनी इकाई प्राप्त होगी उसका प्रमाण वस्तु का मूल्य दर्शाता है। और वस्तु के बदले में वस्तु मुद्रा का भुगतान किया है तो वस्तु के बदले में चुकाई गई राशि वह उस वस्तु की क्या होगी, कीमत को दर्शाएगी। इस प्रकार मूल्य अर्थात वस्तु या सेवा का अन्य वस्तु के प्रमाण में विनिमय मूल्य, कीमत अर्थात वस्तु या सेवा के बदले में चुकाई गई राशि का प्रमाण। आगे देखते हैं कि वस्तुएं और सेवाएं किसे कहते हैं। वस्तुएं, व्यक्ति अपनी तमाम आवश्यकताएं अलग अलग तरह से संतुष्ट करने का प्रयास करता है। मतलब मनुष्य की आवश्यकताएं कैसी है, अलग अलग है और सभी की अलग अलग आवश्यकताएं हैं और वो क्या करता है, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना चाहता है, उन आवश्यकताओं को संतुष्ट करना चाहता है। जिन भौतिक विषयों द्वारा आवश्यकताएं संतुष्ट की जाती है उसे ही क्या कहते हैं, वस्तु। मनुष्य क्या सोचता है कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है, ये वस्तु नहीं है, वो वस्तु नहीं है, एक मिलने के बाद दूसरी, दूसरी मिलने के बाद तीसरी उसकी आवश्यकताएं इस प्रकार से निरंतर बढ़ती जाती है। अब देखेंगे हम सेवा। अभौतिक विषय क्या होता है, सेवा होता है। जैसे कि भूख संतुष्ट करने के लिए खुराक वस्तु है, जिज्ञासा संतुष्ट करने के लिए शिक्षा सेवा है। व्यक्ति की आवश्यकताएं भौतिक और शारीरिक होती हैं तथा अभौतिक और मानसिक होती है। इन आवश्यकताओं का संतोष भी भौतिक और शारीरिक रूप से होता है तथा अभौतिक और मानसिक रूप से होता है। खाना पीना, घूमना खेलना यह भौतिक शारीरिक आवश्यकताएं हैं। जिसे संतुष्ट करने वाले परिबल जो होते हैं वह भी कैसे होते हैं, भौतिक होते हैं, अर्थात कि उन्हें हम माप सकते हैं। जो वस्तु है और मानसिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करने वाले विषय क्या है, सेवा है। अभी हम देखेंगे वस्तुओं के प्रकार। तो पहला है भौतिक और अभौतिक वस्तुएं। भौतिकता के आधार पर वस्तुओं को दो भागों में बांटा जाता है। भौतिक वस्तुएं, अभौतिक वस्तु कि जिसे हम सेवा के रूप में जानते हैं। जैसे कि गेंद मतलब कि बॉल, बैट, प्राइमस मतलब स्टोव, टीवी, फ्रिज, मोबाइल, इन सबको हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। ये वस्तुएं हम लोग देख सकते हैं, इन वस्तुओं को हम छू सकते हैं। जबकि संगीत, शिक्षा, चिकित्सा, सलाह इत्यादि अभौतिक वस्तु या सेवाएं हैं जिन्हें हम केवल महसूस कर सकते हैं, लेकिन यह हमें क्या होगी, दिखाई देती है क्या, नहीं। ठीक इसी प्रकार से सर्वसुलभ और आर्थिक वस्तुएं, जिन वस्तु या सेवा की पूर्ति पर किसी का अंकुश न हो और जो वस्तु या सेवा किसी को भी जब चाहिए तब तथा जितने प्रमाण में चाहिए हो तो उतने प्रमाण में उसे प्राप्त हो जाए, जैसे कि हवा, सूर्य प्रकाश आदि। जिस वस्तु की पूर्ति को नियंत्रित किया जा सके, जिसकी कमी हो और जिसका क्रय विक्रय किया जा सके, ऐसी तमाम वस्तुओं और सेवाओं को आर्थिक वस्तु या कमी वाली वस्तु कहा जाता है। तो सर्वसुलभ मतलब कि जो सभी जगह पर उपलब्ध है। आर्थिक वस्तु मतलब कि जिसका क्रय विक्रय किया जा सकता है, तो वो क्या कहलाएगी, आर्थिक वस्तु कहलाएगी। अब हम देखेंगे कि टिकाऊ और नाशवान वस्तुएं किसे कहते हैं। वस्तुओं के टिकाऊपन के आधार पर उसके दो प्रकार दर्शाए जा सकते हैं, नाशवान और टिकाऊ वस्तुएं। तो कई वस्तुओं का उपयोग करते ही उनका अंत हो जाता है, उन्हें नाशवान वस्तुएं कहा जा सकता है। जैसे कि खाने पीने की वस्तुएं जो लंबे समय तक रह सकती है क्या, नहीं। जैसे दूध, बिस्किट, फल, सब्जी, जिनकी समय अवधि कैसी होती है, कम होती है, इनका उपयोग हम लंबे समय के लिए नहीं कर सकते, अर्थात ये वस्तुएं कैसी हुई, नाशवान हुई। लेकिन जूता, कपड़ा, फ्रिज, टीवी, ये वस्तुएं कैसी हैं कि इसका हम उपयोग लंबे समय तक कर सकते हैं, तो ये वस्तुएं कैसी हो गई, टिकाऊ वस्तुएं हो गई। ठीक हो। इसी प्रकार से अब देखेंगे कि निजी और सार्वजनिक वस्तुएं किसे कहते हैं। तो वस्तु की मालिकी निजी व्यक्तिगत हो तो उसे निजी वस्तु कहेंगे,
उस वस्तु के उपयोग का निर्णय निजी व्यक्ति के अधीन है, और जिस वस्तु की मालिकी सार्वजनिक संस्था या किसी सरकार की हो तो उसे सार्वजनिक वस्तु कहते हैं, जिसके उपयोग का निर्णय कोई व्यक्ति निजी स्तर पर नहीं ले सकता है। वस्तु के उपयोग के आधार पर भी निजी वस्तु या सार्वजनिक वस्तु का विचार किया जा सकता है। आगे हम देखेंगे कि उपभोग की वस्तुएं और उत्पादक वस्तुएं। उपभोग की वस्तुएं और उत्पादक वस्तुएं। मानवीय आवश्यकताएं पूर्ण करने वाली वस्तुएं दो प्रकार की होती है, जो मानवीय आवश्यकताओं को क्या करती है, संतुष्ट करती है, प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से। कैसे देखेंगे कि खुराक जो है मनुष्य की आवश्यकता को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती है, जबकि खुराक तैयार करने के लिए जो बर्तन है वो क्या है, परोक्ष रूप से आवश्यकता को संतुष्ट करते हैं। कपड़े प्रत्यक्ष रूप से आवश्यकता को संतुष्ट करते हैं, जबकि कपड़ा बनाने के लिए उपयोग में लिए जाने वाला कपास या कपास के उत्पादन में उपयोग में लिए जाने वाले जो साधन है वह आवश्यकता को परोक्ष रूप से क्या कर रहे हैं, संतुष्ट करते हैं। इस प्रकार जो वस्तुएं प्रत्यक्ष उपयोग के द्वारा आवश्यकता को संतुष्ट करती है उन्हें उपभोग की वस्तुएं कहा जाता है। जो उत्पादन प्रक्रिया में भाग लेकर तुष्टि गुण का सृजन करने में मदद रूप हो वे उत्पादक वस्तुएं कही जाती है, जैसे कि ट्रैक्टर, उत्पादन में उपयोग में ली जाने वाली मशीन इत्यादि। ये सब क्या कहलाएगी, उत्पादक वस्तु। अभी हम देखेंगे संपत्ति और कल्याण। तो संपत्ति का अर्थ देखेंगे। प्रोफेसर एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र की व्याख्या संपत्ति के शास्त्र के रूप में दी। तभी से आर्थिक अध्ययन में संपत्ति के अर्थ और महत्व की चर्चा शुरू होने लगी। प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने संपत्ति का अर्थ बताते हुए कहा है कि जो वस्तु उपयोगी है, कमी वाली है, विनिमय योग्य है और जिस पर व्यक्तिगत मालिकी संभव हो उसे संपत्ति कहा जाता है। संपत्ति किसे कहते हैं कि जो वस्तुएं कैसी है, उपयोगी है, कमी वाली है, विनिमय योग्य है और व्यक्तिगत मालिकी उस पर संभव होना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगी, संपत्ति। अभी हम देखेंगे कि संपत्ति की क्या क्या लक्षण है। पहला लक्षण है संपत्ति में उपयोगिता का गुण होना चाहिए। उपयोगिता का गुण रखते हैं। मानवीय आवश्यकताएं संतुष्ट करने का गुण अर्थात उपयोगिता का गुण। संपत्ति का प्रथम लक्षण है कि वह मनुष्य की आवश्यकताएं संतुष्ट करने का गुण रखते हैं, अर्थात वह कैसी होती है, उपयोगी होती है। मकान, वाहन, सोना, चांदी, गहने इत्यादि ये सब क्या होते हैं, मनुष्य की संपत्ति होते हैं। दूसरा है उसकी कमी होनी चाहिए। वस्तु में उपयोगिता का गुण होने के साथ उसमें कमी का भी गुण होना चाहिए, क्योंकि कमी वाली वस्तुओं में ही विनिमय मूल्य होता है। सर्वसुलभ वस्तुएं सभी को बड़ी आसानी से मिल जाती है, इसलिए उन्हें संपत्ति हम नहीं कह सकते, क्योंकि उसका विनिमय नहीं हो सकता है। कमी वाली वस्तु को ही संपत्ति कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उसका विनिमय करने में दिक्कत होती है। आगे देखेंगे भौतिक अथवा बाह्य रूप धारण करते हैं। संपत्ति भौतिक या बाह्य रूप रखने वाली होनी चाहिए। व्यक्ति में निहित ज्ञान, समझ, कला यह क्या संपत्ति है? नहीं, इसका विनिमय नहीं हो सकता। यह संबंधित व्यक्ति के पास ही होती है, यह उसका आंतरिक गुण है। एक बात या विशेष ध्यान रखनी अनिवार्य है कि किसी भी एक विचार को नोट करके उसे संपत्ति के रूप में पेश करने के कानून को विश्व स्वीकृति प्राप्त हुई है। उस निश्चित विचार का क्रय विक्रय हो सकता है, उसका मालिकी हक निश्चित होता है, उसकी विरासत भी निश्चित होती है, किंतु यह याद रखना चाहिए कि किसी निश्चित विचार या विचार समूह को संपत्ति कहा जाता है। अब विचार करने की शक्ति यह गुण है कि संपत्ति नहीं है, उसका हस्तांतरण नहीं हो सकता है। उदाहरण, वैज्ञानिक एक खोज करें और उसे एक निश्चित स्वरूप में पेश करें तो उस पर उसकी मालिकी संभव है, वह उसकी संपत्ति बन सकती है।
लेकिन वैज्ञानिक उनका ज्ञान अपनी विचार करने की शक्ति या किसी अन्य को नहीं दे सकता है, इसलिए वह संपत्ति नहीं है। अगला गुण है विनिमय योग्य होनी चाहिए। जो वस्तु उपयोगी हो किंतु विनिमय के पात्र न हो तो वह संपत्ति ही नहीं होगी। संपत्ति का महत्वपूर्ण लक्षण है कि उसकी विनिमय क्षमता है। ये वस्तु देकर अन्य वस्तु प्राप्त होनी चाहिए। संपत्ति व्यक्ति की वर्तमान आवश्यकता तो संतुष्ट करता ही है, अपितु भविष्य में उत्पन्न होने वाली आवश्यकताओं में भी सहायक होती है। यह तभी संभव है जब वह विनिमय करने योग्य हो। जैसे कि मकान वर्तमान आवश्यकता को संतुष्ट करता है, किंतु भविष्य में मकान बेचकर अन्य आवश्यकताएं भी संतुष्ट की जा सकती हैं। ठीक उसी प्रकार गहने हो गए, सोना चांदी, ज़मीन हो गई, मशीन हो गई, ये सब क्या है? संपत्ति है। इनका क्या किया जा सकता है? विनिमय करके आर्थिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है। आगे देखेंगे टिकाऊपन का गुण। संपत्ति में टिकाऊपन का गुण भी होना चाहिए। जो वस्तु एवं सेवा नाशवान है, जिसे लंबे समय तक संग्रहित नहीं किया जा सकता, उसे हम संपत्ति नहीं कह सकते। ज़मीन, मकान, शेयर, ये सभी संपत्ति है, क्योंकि वर्षों तक उसका अस्तित्व रहता है। श्रमिक का श्रम, शिक्षक का शैक्षणिक कार्य, किसान के द्वारा उत्पादित नाशवान वस्तुएं संपत्ति नहीं है, क्योंकि वह लंबे समय तक टिकाए रखी नहीं जा सकती। यदि नाशवान वस्तुओं को लंबी अवधि तक संग्रहित करने की व्यवस्था की खोज हो तो वर्तमान समय में जो संपत्ति नहीं है वह आने वाले समय में संपत्ति हो सकता है। उदाहरण, वर्तमान किसान कोल्ड स्टोरेज जैसी टेक्नोलॉजी के उपयोग से कृषि उत्पादन को लंबे समय तक संग्रहित कर सकता है। इसी प्रकार बाह्य, उपयोगी, विनिमय योग्य, कमी वाली वस्तु अर्थात संपत्ति। तो अभी हम देखते हैं, संपत्ति के गुण देख लिए हैं, अब उसके प्रकार जानेंगे। तो पहला प्रकार है व्यक्तिगत संपत्ति और सामाजिक संपत्ति। तो जिस संपत्ति की मालिकी का उपयोग का अधिकार व्यक्तिगत हो तो उसे व्यक्तिगत संपत्ति कहते हैं। मतलब कि उस संपत्ति पर केवल एक ही मालिक का अधिकार होना चाहिए, तो क्या कहलाएगी? व्यक्तिगत संपत्ति। लेकिन जिस संपत्ति की मालिकी और उपयोग समाज या समूह के द्वारा होता है तो उसे हम क्या कहेंगे? सामाजिक या सामूहिक संपत्ति कहेंगे। ठीक उसी प्रकार से आगे देखते हैं राष्ट्रीय संपत्ति और अंतर्राष्ट्रीय संपत्ति किसे कहते हैं। राष्ट्रीय संपत्ति मतलब जो देश की संपत्ति होगी, देश की मालिकी वाली संपत्ति। देश की नदी, पहाड़, रेगिस्तान, सार्वजनिक मार्ग, ऐतिहासिक इमारतें हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है। हमारी सामूहिक विरासत, साहित्य, स्थापत्य हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है। इसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय संपत्ति का भी विचार किया जा सकता है कि जिस संपत्ति की मालिकी किसी एक राष्ट्र की नहीं किंतु संपूर्ण विश्व की हो तो उसे हम अंतर्राष्ट्रीय संपत्ति कहते हैं। उदाहरण, किसी भी देश की सीमा छोड़ने के बाद का समुद्र अंतर्राष्ट्रीय संपत्ति माना जाएगा। अगला देखते हैं हम कि कल्याण अर्थात परिस्थिति में सुधार। आर्थिक रूप से कहे तो भौतिक जीवन स्तर में सुधार, यह स्वस्थ आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। अर्थशास्त्र में कल्याण को दो प्रकार से समझा जा सकता है, व्यक्तिगत कल्याण और सामूहिक कल्याण। हम जब भी कल्याण की बात करें तो हमें सामूहिक कल्याण का ही विचार करना है, बल्कि कल्याण तो आर्थिक परिस्थिति में मापा जा सके ऐसे सुधार के साथ गुणात्मक परिवर्तनों के साथ भी संबंध है। इसलिए वह आर्थिक वृद्धि की अपेक्षा आर्थिक विकास के साथ संबंधित है, बल्कि कल्याण का ज़्यादा आधार आय वृद्धि की अपेक्षा आय के योग्य बंटवारे पर रहा हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक है संपत्ति और कल्याण का संबंध। सामान्य रूप से ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति की संपत्ति में बढ़ोतरी हो तो उसके कल्याण में भी बढ़ोतरी होती है। देश की संपत्ति में बढ़ोतरी हो तो देश के लोगों के कल्याण में बढ़ोतरी होती है। लेकिन जो विषय व्यक्ति के लिए सही हो वह देश के लिए सही न भी हो, ऐसा हो सकता है।
ऊपर दर्शाए अनुसार कल्याण का संबंध आय के बंटवारे के साथ है। देश की संपत्ति में बढ़ोतरी हो लेकिन वह देश के थोड़े ही लोगों के बीच केंद्रित हो तो संपूर्ण देश का कल्याण संभव नहीं हो सकता। कल्याण को प्रजा के सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों के साथ जोड़ा जाए तो संपत्ति और कल्याण का सीधा संबंध मापा नहीं जा सकता, क्योंकि अर्थशास्त्र में नैतिक मूल्यों का कोई भी स्थान नहीं होता है। इसके बावजूद केवल भौतिक कल्याण की बात की जाए तो देश की आय में बढ़ोतरी होने के साथ आय के बंटवारे में भी सुधार हो तो सामाजिक कल्याण में भी बढ़ोतरी हो रही है, ऐसा हम कह सकते हैं। आगे देखेंगे हम उत्पादन के साधन। उत्पादन के 4 साधन हैं। अब वो कौन कौन से हैं? जमीन, पूंजी, श्रम और नियोजक। तो ये उत्पादन के 4 साधन हैं। राष्ट्र के कुल वार्षिक उत्पादन का आधार उत्पादन के इन 4 साधनों पर है। उत्पादन प्रक्रिया में चारों साधन का महत्व एक समान है। बंटवारे की न्यायपूर्ण प्रक्रिया। उत्पादन के चारों साधनों द्वारा उत्पादन प्रक्रिया में किए योगदान के अनुरूप उन्हें मुआवजा प्राप्त होता है। मार्शल के अनुसार उत्पादन का मूल तो केवल 2 साधन ही है, प्रकृति और मानव। सबसे पहले हम देखेंगे पहला साधन भूमि। सामान्य व्यवहार में जमीन अर्थात पृथ्वी की ऊपरी सतह पर मानव निवास करता है वह, किंतु अर्थशास्त्र में जमीन का विस्तृत अर्थ है। मार्शल के अनुसार उत्पादन में मदद रूप होने वाला प्राकृतिक परिबल जमीन है, अर्थात हवा, पानी, सूर्य प्रकाश और जलवायु का समूह यानी कि जमीन। उत्पादन में मदद रूप खनिज, खान, पहाड़, नदी, गर्मी तमाम को जमीन कहा जाता है। जमीन के महत्वपूर्ण लक्षण नीचे दिए गए हैं कि भूमि प्राकृतिक उपहार है, भूमि की कुल पूर्ति स्थिर है, भूमि भौगोलिक रूप से अगतिशील है, भूमि की उर्वरा शक्ति अलग अलग होती है, भूमि को मिलने वाले मुआवजे को किराया कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार से अगला जो साधन है वो क्या है? श्रम। अब श्रम किसे कहते हैं? कि अन्य व्यक्ति की निगरानी के अधीन आर्थिक बदले की भावना से किया जाने वाला शारीरिक या मानसिक कार्य को हम श्रम कहते हैं। और श्रम करने वाले को क्या कहा जाता है? श्रमिक या मजदूर कहा जाता है। ज़्यादातर अर्थशास्त्रियों का मानना है कि उत्पादन के केवल 2 ही मूलभूत साधन हैं, प्राकृतिक परिबल अर्थात भूमि और मानव परिबल अर्थात श्रम। ये मुख्य साधन है। कौन कौन से? जमीन और श्रम। तीसरा साधन है पूंजी। आधुनिक उत्पादन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण साधन क्या है? पूंजी। श्रम और भूमि प्राकृतिक सर्जन है, जबकि पूंजी उत्पादन का मानव सर्जित साधन है। पूंजी अर्थात ऐसी भौतिक वस्तुएं हैं जो उत्पादन में क्या होती है? मददरूप होती है। पूंजी को उत्पादन का उत्पादित साधन माना जाता है, क्योंकि पूंजी एक ऐसी भौतिक वस्तु है कि जिसका उत्पादन होता है फिर वो उत्पादन में मदद करती है। जैसे कि ट्रैक्टर का उत्पादन हुआ, इसके बाद वह कृषि उत्पादन में मददरूप होता है। पूंजी और संपत्ति के बीच भी अंतर है, क्योंकि संपत्ति भी भौतिक है किंतु सभी संपत्ति उत्पादन प्रक्रिया में शामिल नहीं होती। पूंजी के लक्षण है उत्पादन का मानव सर्जित साधन है, उत्पादन का सबसे गतिशील साधन है, पूंजी की कमी है, पूंजी को मिलने वाला मुआवजा क्या कहलाता है? ब्याज कहलाता है। और अगला साधन है नियोजक। उत्पादन के साधनों का संयोजन करने वाला नियोजक है। व्यवस्थापक और नियोजक के बीच अंतर है। व्यवस्थापक वेतन प्राप्त कर्मचारी है जो साधनों की व्यवस्था करता है। नियोजक स्वतंत्र रूप से जोखिम उठाता है, उसका मुआवजा निश्चित नहीं होता है। भूमि, पूंजी, श्रम इनके संयोजन द्वारा उत्पादन प्रक्रिया शुरू करके आय प्राप्त करने का प्रयास कौन करता है? नियोजक। नियोजक उत्पादन के तीनों साधनों को एक निश्चित मुआवजा चुकाता है, जबकि उसका स्वयं मुआवजा अनिश्चित होता है।
भाई जो भी व्यापारी है वो क्या करता है, व्यापार शुरू करने के लिए पहले तो स्वयं पूंजी लगाता है, उसके बाद उसे लाभ होगा या नहीं होगा यह कैसा होता है, अनिश्चित होता है। ठीक इसी प्रकार से नियोजक के हम लक्षण देखते हैं कि वह आर्थिक निर्णय लेता है और जोखिम उठाता है। नियोजन शक्ति का यह गुण है। इसे मिलने वाले मुआवजे को हम लाभ कहते हैं। अगला हमारा टॉपिक है व्यापार चक्र। तो मानव जीवन की तरह अर्थतंत्र में चक्रीय परिवर्तन होते रहते हैं। जिस प्रकार मनुष्य जीवन हर बार एक समान नहीं होता है, उसमें परिवर्तन आते रहता है, ठीक उसी प्रकार व्यापार में भी निरंतर परिवर्तन आते रहता है। उतार चढ़ाव वाली परिस्थितियाँ, संतुलन असंतुलन वाली परिस्थितियाँ उत्पन्न होती है। आप देखेंगे कि ये मुख्य 4 प्रकार के होते हैं परिवर्तन। पहला है आकस्मिक परिवर्तन, आकस्मिक आर्थिक परिवर्तन। दूसरा है मौसमी आर्थिक परिवर्तन। तीसरा है दीर्घकालीन आर्थिक परिवर्तन और चौथा है चक्रीय आर्थिक परिवर्तन। आकस्मिक आर्थिक परिवर्तन किसे कहते हैं? अर्थतंत्र में आकस्मिक परिवर्तन होते रहते हैं, जैसे कि चक्रवात, बादल फटना, बाढ़, अकाल इत्यादि। ये सारे परिबल अर्थतंत्र में बड़े पैमाने पर क्या कर देते हैं, उतार चढ़ाव ले आते हैं। और इसका जो असर होता है वो कैसा होता है, लंबे समय तक इसका असर देखने को मिलता है। तो ये आकस्मिक परिवर्तन कई बार अर्थतंत्र के किसी एक भाग या किसी एक प्रदेश तक सीमित हो सकता है, जैसे कि खेती हो गई या उद्योग क्षेत्र हो गया। ठीक उसी प्रकार से हुए मौसमी आर्थिक परिवर्तन। अर्थतंत्र में ऋतु आधारित परिवर्तन भी होते रहते हैं। ठंडी, गर्मी, बारिश में बाजार में अलग अलग मांग का सृजन होता है और उसके अनुसार उत्पादन रोजगार में भी परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे कि प्रतिवर्ष मौसमी परिवर्तनों का एक चक्र चलता रहता है, जिसमें समयांतर में परिवर्तन होते रहते हैं। ठंडी में गर्म कपड़े पहनने की आवश्यकता होती है, गर्मी में हल्के और सूती वस्त्रों की आवश्यकता होती है, बारिश में छाती की आवश्यकता होती है, इस प्रकार। तीसरा है दीर्घकालीन आर्थिक परिवर्तन। तो अर्थतंत्र में किसी निश्चित दिशा में लंबे समय तक परिवर्तन की प्रक्रिया चलती रहती है, जिसे दीर्घकालीन परिवर्तन कहते हैं। किसी भी गतिशील अर्थतंत्र में दीर्घकालीन आर्थिक परिवर्तन होते रहते हैं, जो एक ही दिशा में होते हैं। यहाँ परिवर्तन चक्रीय नहीं होता है। अगला देखते हैं चक्रीय आर्थिक परिवर्तन। एक ही समय अवधि के दौरान ऊर्ध्वगामी और अधोगामी आर्थिक रुझान का सृजन चक्रीय आर्थिक परिवर्तन है, और ऐसे परिवर्तन अनिश्चित होने के बावजूद उन्हें पहचाना जा सकता है। इस प्रकार के व्यापार चक्र को चक्रीय परिवर्तन के रूप में हम जानते हैं। अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने व्यापार चक्र की अलग अलग परिभाषाएं दी है। हेबरल ने के अनुसार अर्थतंत्र में बारी बारी से आने वाले इच्छनीय और अनिच्छनीय आर्थिक परिवर्तन अर्थात व्यापार चक्र। होट्रे के अनुसार व्यापार में इच्छनीय और अनिच्छनीय सोपान जो बारी बारी से आते हैं उन्हें व्यापार चक्र कहा जाता है। व्यापार चक्र के 4 आधार है। अर्थतंत्र में आर्थिक उतार चढ़ाव होता है। दूसरा है अर्थतंत्र में इच्छनीय एवं अनिच्छनीय ऐसे 2 व्यापारिक सोपान देखने को मिलते हैं। तीसरा है मूलभूत रूप से अर्थतंत्र में उपभोग के परिणाम स्वरूप उत्पन्न मांग में परिवर्तन होता है। चौथा है व्यापार चक्रीय उतार चढ़ाव समान समयांतर में उत्पन्न नहीं होता है। तो व्यापार चक्र के 4 सोपान हम अभी देखते हैं। पहला है तेजी। तेजी किसे कहते हैं? हम कहते हैं कि मंदी का वातावरण है, तेजी का वातावरण है, तो तेजी किसे कहा जाता है? व्यापार चक्र के इस सोपान में व्यापार प्रवृत्ति उच्चतम कक्षा पर होती है। यहाँ मांग और उपभोग के ऊंचे दर के कारण अर्थतंत्र में लाभ की स्थिति होती है।
इसलिए पूंजी निवेश और रोजगार का ऊंचा दर देखने को मिलता है। मतलब कि मांग और उपभोग का जो दर है वह कैसा होता है, अधिक होता है। अब गिरावट किसे कहते हैं? लाभ की अपेक्षा से पूंजी निवेश बढ़ता जाता है। साधनों की मांग बढ़ने से उनकी कीमतें बढ़ने लगती है, जिससे उत्पादन खर्च में क्या होने लगती है, बढ़ोतरी होने लगती है और लाभ घटने लगता है। दूसरी ओर लोगों का उपभोग घटते दर पर बढ़ने से अर्थतंत्र में कमजोरी देखने को मिलती है। मांग कम होने लगती है, उपभोग में कमी होती है और नए पूंजी निवेश के लिए कोई आकर्षण नहीं रहता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, गिरावट। अब मंदी किसे कहा जाता है? कि मांग में कमी पूर्ति में बढ़ोतरी पैदा करती है। कीमत घटने के रुझान से लाभ घटता है और लाभ घटने से पूंजी निवेश और रोजगार में कमी होने लगती है। परिणाम स्वरूप और अधिक भाव घटने की उम्मीद से मांग में होने वाला परिवर्तन रुक जाता है, जिसे मंदी की स्थिति कहा जाता है। यहाँ लोगों के पास खरीद शक्ति होने के बावजूद वे खरीदी नहीं करते हैं और मांग का अभाव पूंजी निवेश और रोजगार के अवसरों में निराशाजनक स्थिति का निर्माण करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, मंदी। अगला है सुधार। अर्थतंत्र में व्यापक निराशा में से अपने आप खरीदी की ओर रुझान नए वातावरण का सृजन करता है। मांग बढ़ने से लाभ की उम्मीद पैदा होती है। बेरोजगार साधनों को काम मिलने से उनकी आय में बढ़ोतरी होती है। आय में होने वाली बढ़ोतरी खर्च में बढ़ोतरी करता है और खर्च मांग को असरकारक बनाकर लाभ की परिस्थिति का निर्माण करते हैं। इस और अर्थतंत्र सुधार की स्थिति में गति करने लगता है। तो इस प्रकार अर्थतंत्र में आने वाले चक्रीय परिवर्तन व्यापार चक्र है। हमें याद रखना चाहिए कि ऐसे परिवर्तन मांग पूर्ति पर आधारित बाजार व्यवस्था में अधिक प्रभावशाली हैं। तो यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है।